स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की दुनिया में। और आज हम लोग हिंदी साहित्य में जो व्याकरण है, व्याकरण का जो एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है शब्द, जिसे हम इंग्लिश में वर्ड के नाम से भी जानते हैं। आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ण और वर्णमाला के बारे में सीखा था। वर्ण में आपने सीखा था कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। वर्ण को दो तरह से हमने बांटा था, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर की संख्या 11 थी और बाकी जो वर्ण थे वो व्यंजन थे। और वर्णमाला में आपने जाना था वर्णों के सार्थक मेल जो होता है वो वर्णमाला होता है। ठीक शब्द भी उसी प्रकार का होता है। तो आप शब्द में सीखेंगे जो वर्णों का सार्थक मेल होता है। शब्द काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक हम शब्द को नहीं सीखेंगे तब तक व्याकरण के कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जैसे संधि, समास, ये सब हम नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए शब्द को सीखना जरूरी है। सिर्फ 10+1 10+2 के लिए ही नहीं, बल्कि व्याकरण का जो टॉपिक है वो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी है। तो आज हम लोग शब्द सीखेंगे जिसे हम वर्ड कहते हैं। तो शब्द जो है ये वर्णों का सार्थक मेल होता है। वर्णों का सार्थक मेल, सार्थक क्या होता है? वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। सार्थक को समझना है जिसका अर्थ निकले। कई सारे ऐसे भी शब्द हम बना सकते हैं जिसका कोई अर्थ न हो, जिसका संबंध किसी भी जीव, जंतु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान से न हो, वो निरर्थक होता है। सार्थक को समझेंगे जैसे अ जोड़ म जोड़ न बराबर अमन। अमन एक सार्थक शब्द है। अमन का अर्थ निकल रहा। अब देखिए न म अ, शब्द सारे वर्ण वही हैं, सारे वर्ण वही हैं, लेकिन ये सार्थक नहीं कहलाएंगे क्योंकि न म अ का कोई अर्थ नहीं होता है। तो आप याद रखेंगे शब्द वही वर्ण का मेल शब्द कहलाएगा जो क्या हो, सार्थक हो, जिसका अर्थ भी निकले। जिसका अर्थ नहीं निकलेगा वो निरर्थक होता है। तो ये आपने जाना कि वर्णों का जो सार्थक मेल होगा यानी अर्थ भी निकले, उसके मेल होने के बाद उसका कुछ अर्थ भी होना चाहिए, तभी वो शब्द कहलाएगा। अब आप देखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति, इतिहास एवं स्रोत की दृष्टि से शब्द के भेद, शब्द के भेद, 4 भेद होते हैं। आप याद रखेंगे अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग भेद होते हैं। उत्पत्ति, इतिहास एवं स्रोत की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। देखिए ये 4 शब्द के भेद हैं जो इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से माने जाते हैं। फिर हम जानेंगे आगे अर्थ की दृष्टि से शब्द के अलग भेद होते हैं। प्रयोग एवं रचना की दृष्टि से शब्द के अलग भेद होते हैं। इन तमाम चीजों को हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इन चारों को जानना है। कई सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में शब्द पहचानना होगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचाने, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पहचाने, देशज शब्द पहचाने, विदेशज पहचाने। तो आप कैसे पहचानेंगे उसको आप अच्छी तरह से सीखेंगे तो निश्चित ही आप पहचानेंगे। सबसे पहला हमारा है तत्सम शब्द। आप जानते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। हिंदी की जो माँ है, हिंदी की जो जननी है, वह कौन है? तो संस्कृत है। तो स्वाभाविक है कि हिंदी भाषा के कई सारे शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और कई सारे संस्कृत के ऐसे भी शब्द हैं
जिसका प्रयोग हम हिंदी में भी उसी रूप में करते हैं। उसी रूप मतलब संस्कृत का शब्द हिंदी में भी हम यूज कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कौन कौन शब्द करते हैं उसको आप ध्यान देंगे। जैसे पुष्प, पुष्प सुंदर है माने फूल सुंदर है। गुरु को हम आचार्य कहते हैं, पिता को पितृ कहते हैं, माता को मातृ कहते हैं, भाई को भ्राता कहते हैं, भौरा को भ्रमर कहते हैं। इस तरह से आपने देखा कि ये सब नाम जो है ये नाम संस्कृत भाषा का है। ये सब जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। जैसे आग को हम अग्नि भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं। ये सब जो शब्द हैं वो संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हम इन सारे शब्दों का प्रयोग हिंदी में भी करते हैं। तो आप याद रखेंगे संस्कृत भाषा के वैसे मूल शब्द, फिर से आप सुनेंगे, संस्कृत भाषा के वैसे मूल शब्द जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में भी ठीक उसी रूप में किया जाता है, मतलब हिंदी में भी हम उसका प्रयोग संस्कृत के रूप में ही करेंगे, वैसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। आपने सीखा संस्कृत भाषा का जो भी शब्द हिंदी में आएगा वो तत्सम हो जाता है। अब देखिए ये और आसान, दूसरा है आपका तद्भव। तो आपने जाना संस्कृत का जो शब्द होता है वो तत्सम कहलाता है। जैसे अग्नि, अग्नि क्या है? तो तत्सम है। और तद्भव क्या होता है कि संस्कृत का जो हिंदी रूपांतरण हुआ, जैसे अग्नि से क्या बना? आग बना। आप समझिए, अग्नि तत्सम, आग तद्भव, पुष्प तत्सम, फूल तद्भव, आचार्य तत्सम, शिक्षक तद्भव, है ना। उसके बाद आप देखिए भंवर, भौरा, इस तरह से पावक, आग। तो ये इधर वाला जो आप देख रहे हैं ये तद्भव शब्द है और ये तत्सम शब्द है। इधर वाला तत्सम जिसका प्रयोग हमने ठीक उसी रूप में किया है ये संस्कृत के शब्द हैं, ये तत्सम हो गए। और संस्कृत का जो हिंदी रूपांतरण हुआ, जैसे अग्नि को आग बना दिया गया, पुष्प को फूल बनाया गया हिंदी में, आचार्य माने शिक्षक, भंवर माने भौरा, पावक माने आग। इस प्रकार के कई सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द है और उसका हिंदी रूपांतरण बनाया गया है। तो आप याद रखेंगे संस्कृत का जो मूल रूप है वो तत्सम हुआ, इसका हिंदी रूपांतरण जो है वो तद्भव हो गया। ठीक है, अब आप देखिए तीसरा सीखेंगे। ये दोनों नॉर्मल था, आप कभी नहीं भूलेंगे। संस्कृत का मूल शब्द तत्सम, संस्कृत का हिंदी रूपांतरण तद्भव। अब हम लोग हैं देशज, नाम में ही छुपा हुआ है वैसे शब्द जिस शब्द का निर्माण देसी भाषाओं से हुआ। लोकल लैंग्वेज माने हिंदुस्तान के जो भी, हिंदुस्तान में कई सारी भाषाएं हैं आप जानते होंगे, 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं और ऐसे काफी ज्यादा भाषाएं हैं, कई सारी बोलियां हैं, 500 से अधिक बोलियां हैं। तो देश, जो देश की भाषाओं से निर्मित जो भाषा हो, चाहे वो ठेठी लैंग्वेज से हो, खोरठा से हो, मैथिली से हो, मलयालम से हो, यानी कि लोकल लैंग्वेज से जो भी शब्द बना है वो देशज कहलाता है। जैसे आप देखिए लोटा, खुरपी, हसिया, बलिया, खटिया, मचिया, लोटा, डोरी, लोटा तो लिख दिए थे, रस्सी, डोरी, रस्सी, डोरी। तो आपने इसमें क्या समझा? देखिए बेलन, बेलन और बेलन, कराही इत्यादि। देखिए
लोटा, खुरपी, हंसिया, बलिया, खटिया, मचिया, रस्सी, डोरा, बेलन, कराही, ये सब जितने भी घर में जिन जिन चीजों का हम, कटोरा हो गया, ये सब जो भी शब्द हैं वो देसी भाषा से निर्मित शब्द हैं। यानी कि हमारे हिंदुस्तान के जो लोकल लैंग्वेज हैं उनसे ये सब शब्द बने हैं। तो जैसे ही लोटा, खुरपी, हंसुआ, बलिया, डिबिया, ये सब अगर आपको आ जाए, ठीक है, तो ये सब देशज कहलाएगा, जो देसी भाषा से ये सब निर्मित है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको हुआ होगा। अब देखिए, हम लोग हंसते हंसते सीख जाते हैं। अब आपका चौथा है विदेशज, यानी कि विदेशज मतलब दूसरे लैंग्वेज, दूसरे देश की जो भाषा होती है उसे हम विदेशज कहते हैं। हिंदुस्तान के अलावे भारत से बाहर, जैसे चीन की भाषा, रूस की भाषा, जापान की भाषा, तुर्की की भाषा, अरब की भाषा, जापानी भाषा, यानी विदेशी लैंग्वेज जो भी हिंदुस्तान के बाहर के देश हैं वहां के कई सारी भाषाएं हमारे देश में किसी न किसी रूप में हिंदी में मिला हुआ है, ठीक है ना, वो विदेश है। जैसे आप चीनी का नाम जानते होंगे, चीनी, चाय, लीची, ये हमारे हिंदुस्तान में प्रचलित शब्द है। चीनी हर घर में मिलता है, बिना चीनी का मिठाई नहीं बनता। चाय हर घर में बनता है, लीची का भी सीजन है। ये तीनों शब्द जो हैं वो मंदारिन भाषा के शब्द हैं। मंदारिन जो कि चीनी भाषा को, चीन की भाषा का नाम है मंदारिन। जैसे हिंदुस्तान की मुख्य भाषा का नाम हिंदी है, उसी प्रकार से चीन की जो मेन भाषा है उसका नाम है मंदारिन। चीनी, चाय, लीची, ये सब हम मंदारिन भाषा से लेते हैं। आप देखिए, रिक्शा का नाम आप सुने होंगे, ये काफी इंपोर्टेंट है। STET में भी इस प्रश्न को पूछा जा चुका है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो क्या होगा आंसर, विदेशज। विदेशज भाषा का शब्द है। विदेशज में किस देश का शब्द है, तो याद रखेंगे रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। देखिए, आईना अरबी भाषा का शब्द है। इस तरह से आपने जाना, जैसे देखिए डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्स, डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्स, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी भी हमारी विदेशी भाषा ही है, क्योंकि इसका जन्म हमारे हिंदुस्तान में नहीं हुआ। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हिंदी में हम इंग्लिश का भी प्रयोग करते हैं, मंदारिन का भी करते हैं, जापानी, अरबी, फारसी, तुर्की आदि कई सारी ऐसी भाषाएं हैं। हिंदी विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है जो दुनिया की तमाम भाषा को अपने अंदर समाहित कर लेता है। आप इसे पानी भी मान सकते हैं, जिसमें मिले इसका रंग वैसा ही हो जाता है। हिंदी से बढ़कर दुनिया की कोई भाषा नहीं है और विश्व की सर्वाधिक अधिक बोली जाने वाली वर्तमान समय में लैंग्वेज है। विश्व के लगभग 19% से अधिक लोग हिंदी भाषी हैं, जो कि प्रथम स्थान पर हिंदी विराजमान है। आइए हम लोग सम्मान करते हैं हिंदी भाषा का। अभी हमने इतिहास, स्रोत एवं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेदों को जाना। तत्सम जो संस्कृत के मूल शब्द थे, तद्भव जो संस्कृत का हिंदी रूपांतरण हुआ, जैसे आग, अग्नि से आग बना, पावक से भी आग बना, पितृ से पिता, मातृ से माता, भ्रातृ से भाई। तो इस तरह से आपने देखा कि हिंदी से जो संस्कृत का जो हिंदी रूप बना वो तद्भव था, और देसी जो हमारे देश की भाषा से जिस शब्द का निर्माण हुआ है वो देशज है, और जो दूसरे देश की भाषा से जिस शब्द का निर्माण हुआ है वह विदेशज है। इसको आपने जाना। अब देखिए, बनावट एवं रचना शब्द के और भी भेद हैं। आज हम लोग 2 भेदों को जानेंगे 2 दृष्टि से, फिर अगले क्लास में हम लोग नई चीजों को जानेंगे। बनावट एवं रचना, बनावट एवं रचना की दृष्टि से अब देखिए, वो था उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब जब शब्द का जब निर्माण हुआ उस समय से जो चला आ रहा है वो उत्पत्ति हो गया। और यह है बनावट एवं रचना, जो बाद में बनाया गया। बाद में जो व्याकरण के जो विद्वान थे उन्होंने अपने विचार से इसको लाने का काम किया। बनावट एवं रचना की दृष्टि से
शब्द भेद, शब्द के भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से 4 भेद था, बनावट एवं रचना की दृष्टि से 3 भेद। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। देखिए, इसको भी आप हंसते हंसते समझेंगे, किसी भी तरह का लोचा नहीं है। पहला है आपका रूढ़ शब्द, ये हम पढ़ रहे हैं बनावट एवं रचना की दृष्टि से शब्द के जो 3 भेद हैं उसके बारे में अभी हम जानेंगे। पहला है हमारा रूढ़ शब्द। रूढ़ क्या होता है? याद रखेंगे, शब्द का ही रूप पद होता है। पद क्या होता है आप उसको जानिए। जैसे विद्यालय है, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या जोड़ आलय। अब देखिए, एक पद आलय है, एक पद विद्या है। इसी प्रकार पुस्तकालय, हिमालय, हिम जोड़ आलय, पुस्तक जोड़ आलय, 2 पद हो गया। अब देखिए, घर है, घर को संधि विच्छेद करेंगे तो घ जोड़ र होगा। घ का भी कुछ अर्थ नहीं, र का भी अकेला में कोई अर्थ नहीं। तो आप याद रखेंगे, रूढ़ शब्द वैसे शब्द होते हैं जिन शब्दों को खंडित करने पर उसके किसी भी पद का कोई अर्थ न निकले। अब देखिए, घ का भी अर्थ न निकला, र का भी अर्थ नहीं निकला। तो मूल रूप से आप याद रखेंगे, 2 अक्षर के जितने भी शब्द हैं, जैसे घर, घर, चल, मर, खा, पी, जाना, आना, रहना, पीना, इसको हम तोड़ेंगे। या देखिए, कमीज, घड़ी, घर, कल, शर्ट, पैंट, यानी ये सब को हम तोड़ेंगे तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो आप याद रखेंगे, रूढ़ वैसे शब्द होते हैं जिसको खंडित करने पर अर्थ ही न निकले, न इधर का अर्थ निकले न उधर का अर्थ, इसके किसी भी पद का अर्थ नहीं निकलेगा। इसमें एक ही पद होते हैं। याद रखेंगे, रूढ़ जो शब्द होते हैं इसमें एक ही पद होता है, इसमें 2 पद नहीं होते हैं, और खंडित करने के बाद दोनों में से किसी भी पद का कोई अर्थ नहीं होता है। आपने इसको जाना। दूसरा देखिए, सेम विपरीत। यौगिक में क्या होगा कि इसके दोनों पद का, जैसे विद्यालय है तो विद्या माने ज्ञान, आलय माने आश्रम या घर, तो विद्या का भी अर्थ निकला, आलय का भी अर्थ निकला। ये यौगिक का हम बता रहे हैं। अब देखिए, हिमालय है तो हिम जोड़ आलय, हिम का भी बर्फ, आलय माने बर्फ का घर, तो हिम का भी अर्थ निकला, आलय का भी निकला। पुस्तक का भी अर्थ निकला, पुस्तक जोड़ आलय, विद्या जोड़ अर्थी, परीक्षा जोड़ अर्थी। देखिए, विद्या जोड़ आलय, विद्या का भी अर्थ है, आलय का। मन इसमें रूढ़ में आप जैसे घर था, घ जोड़ रो, अकेला रो माने कुछ नहीं, अकेला घ माने कुछ नहीं, है ना। यौगिक में देखिए, विद्या माने भी अर्थ निकल रहा है, आलय माने भी, हिम माने, आलय माने भी, पुस्तक का भी अर्थ है, आलय का भी है, विद्या का भी है, अर्थी का भी है, परीक्षा का भी है, अर्थी का भी है। तो यौगिक में आप याद रखेंगे कि यौगिक वैसे शब्द होते हैं जिन्हें खंडित करने पर उसके दोनों पद का अर्थ निकले। दोनों पद मतलब जैसे एक पद हिम है, दूसरा पद आलय है, एक पद पुस्तक है, दूसरा पद आलय है। जब दोनों पद का अर्थ निकलेगा वैसा शब्द यौगिक कहलाता है। याद रखेंगे। अब हम लोग तीसरा जानेंगे। तीसरा है आपका रूढ़ शब्द, योग रूढ़। अब देखिए, योग रूढ़ जो शब्द होता है वो देखने में यौगिक के तरह होता है। योग रूढ़ देखने में कैसा होता है? यौगिक के तरह। इसमें भी 2 पद होते हैं लेकिन इसका कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें पद की विशेषता नहीं होती। अब आप देखेंगे, समास जब आप पढ़े थे तो उसमें एक बहुव्रीहि समास आपको हमने पढ़ाया था जो विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। जैसे दशानन मतलब रावण होता है, चंद्रशेखर मतलब महादेव होता है, बीना पानी मतलब मां शारदे होती हैं। तो आप ये सब जान चुके हैं। तो योग रूढ़ का सेम उदाहरण वही होता है जो समास में बहुव्रीहि समास का होता है। ये योग रूढ़ अपने
मूल अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को दर्शाता है। विशेष अर्थ, जैसे देखिए चंद्रशेखर, चंद्रशेखर मतलब महादेव। चंद्रशेखर हमने कहा चंद्रशेखर हो गए महादेव। बीना पानी सरस्वती। गजानन, गज का आनन हो मतलब गर्ज, हाथी का गर्दन किसका है तो गणेश जी का है। चक्र पानी, चक्र कौन भगवान धारण किए हुए हैं तो भगवान विष्णु, तो चक्र पानी कहा गया है। और भी कई सारे, लंबोदर है, लंबोदर मतलब भी गणेश होता है। त्रिनेत्र मतलब भी शिव होते हैं। ये विशेष अर्थ को दर्शा रहा है। कह रहे हैं चंद्रशेखर, अर्थ हो रहा है महादेव। कह रहे हैं बीना पानी, अर्थ हो रहा है सरस्वती। कह रहे हैं गजानन, अर्थ हो रहा है गणेश। चक्र पानी से विष्णु, त्रिनेत्र से शिव, और चतुर्भुज जो है वो ब्रह्मा को कहा गया है। 4 भुजाएं हैं इनकी। तो ये सब में आपने जाना कि जो सामान्य अर्थ था उसको कहने से विशेष अर्थ की प्राप्ति होती है। जैसे चंद्रशेखर कहने से महादेव का डायरेक्ट शिव का बोध होता है, शिव अकेले हैं। बीना पानी माने बीना जिसने धारण किया हो अपने हाथों में वो मां शारदे हैं। गजानन, गज माने हाथी का, गणेश आनंद सर गणेश जी का है। हाथ में चक्र विष्णु धारण किए हुए हैं। तो योग रूढ़ में आपने जाना कि यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, इसीलिए इसे हम योग रूढ़ कहते हैं। तो आप इसको जान चुके हैं। रूढ़ जिसको खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, योगी खंड करने पर दोनों पद का अर्थ निकले, और योग रूढ़ इसका हम खंड या टुकड़ा नहीं करते हैं, और यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर डायरेक्ट क्या करता है, विशेष अर्थ को प्रकट करने का काम करता है। तो आज हम शब्द के 2 तरह के भेदों को हमने सीखा है। एक उत्पत्ति, इतिहास एवं स्रोत की दृष्टि से, दूसरा बनावट एवं रचना की दृष्टि से। तब तक आप इसका अभ्यास करते रहें। शब्द के जितने भी प्रश्न हैं उसको जरूर देखें, वर्ण के जितने भी प्रश्न हैं उसको देखें। निश्चित रूप से आप सभी प्रश्न को टच कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहें, अपना ख्याल रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।